वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग एक्चुअली कल क्लास नहीं कर पाए थे। उसके पीछे का रीज़न आपको बता दिया था कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। एक्चुअली अभी ये पेड ग्रुप हो चुका है, ठीक है। तो करीब 100 लोग जुड़ चुके हैं और कुछ अलग ग्रुप में भी करीब 30-20 लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्या है कि जैसे कि मुझे पता चला है कि कुछ जो है कोचिंग के जो हैं स्टाफ या कुछ कोचिंग वाले जो हैं एज ए स्टूडेंट, क्योंकि ये एक्सेसिबल टू ऑल है, कोई भी पेड बैच का मेंबर बन सकता है। तो कुछ कोचिंग वाले भी ग्रुप में जुड़ गए हैं। उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, पीडीएफ और कंटेंट को किसी तरीके लेना और इस्तेमाल करना और अपनी कोचिंग संस्था को चलाना हाई फाई रेट पे, ठीक है। जिसका मुझे कुछ सोर्स भी मिला है, प्रूफ भी मिला है। तो उनसे थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोग घुस चुके हैं स्टूडेंट के भेस में जो खुद कोचिंग चला रहे हैं और यहाँ का मटेरियल को पूरी तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करके, ठीक है। जिसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया कि कुछ लोगों ने ट्राई भी किया और मिल के कई लोगों ने रिपोर्ट भी किया। रिपोर्ट करने की वजह से ये दिक्कत आई कि 27 तारीख यानी आज भी करीब 10 बजे 11 बजे तक अब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे ये नहीं पता कि अब कितनी देर में ये जो है हट गया रिपोर्ट कि नहीं। 10 से 11 बजे तक टाइम था रिपोर्ट हटने का, ठीक है। तब तक ना मैं लिंक जो है शेयर कर पा रहा था, ना मैं प्रमोट कर पा रहा था। ये सारी चीज़ें और सारी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन इसका मैंने रास्ता निकाल लिया है, ठीक। मैंने बात करके एडमिन को प्रमोट कर लिया है और 2-3 एडमिन को साइड में रिज़र्व भी रख दिया है और उनसे भी बात कर ली है कि मौका पड़ने पर उनको भी प्रमोट किया जा सकता है, ताकि ऐसे जो लोग हैं, इस तरीके के जो लोग हैं, ये अपनी क्लास को डिले ना कर सकें। क्योंकि अब देखिए, अब चीज़ें बढ़ रही हैं, लोग जान रहे हैं, रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी और ये सब चीज़ें जब देखने को मिलेंगी तो इसमें हम लोग ये नहीं कर सकते कि ऐसे तो नहीं पता कर सकते कि कौन इसमें कोचिंग वाला घुस गया है, कौन क्या घुस गया है। तो ये सब चीज़ें दिक्कतें थी, इनका खैर अपने रास्ता निकाल लिया गया है। ये बस कुछ लोग, अब आप सोचिए कि रिपोर्ट तक कर दे रहे हैं। आप समझ लीजिए, रिपोर्ट कर दे रहे हैं ताकि इसमें ना लिंक डाल पाऊँ, ना नोट शेयर कर पाऊँ, ना कुछ कर पाऊँ। खैर अब इनका रास्ता निकाल लिया गया है। अब आप परेशान ना होइए। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। कल के लिए क्षमा चाहते हैं कि कल जो है क्लास नहीं ले पाए, सिर्फ इन लोगों की वजह से, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। GS 6 का टॉपिक है, ठीक। GS 6 का टॉपिक नंबर 8। आप मेंस के सिलेबस में जाएंगे तो आपको टॉपिक नंबर 8 दिखाई पड़ेगा। उस टॉपिक का नाम है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इन यूपी, ठीक। तो देखिए, इसमें आपको ये बताना है कि अब जो लोग कहते हैं कि उनको पूरा ऐसा पीडीएफ मिल जाए, तो ऐसा पीडीएफ मिलेगा, लेकिन पूरा ऐसा मिल जाए ये संभव नहीं है। इसके कई रीज़न हैं, ठीक। वो आप लोग को समझने होंगे। पूरा जितना हो सकेगा आपको मिलेंगे और जो पढ़ाने वाली चीज़ होंगी वो पढ़ाई जाएंगी, जो बताने वाली चीज़ होंगी वो बताई जाएंगी। अगर एक एक चीज़ आपको ऐसे ऐसे मिलने लगेंगी ना, तो फिर वही चीज़ हो जाएगी कि फिर आप पूरे GS 6 में ही अटके रह जाएंगे और कवर नहीं कर पाएंगे। फिर हम में और बाकी कोचिंग में फ़र्क नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए। जो लोग थोड़े में उछलने लगते हैं उनको मैं बता रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए। जब क्लासेज इतनी अच्छी थी, ठीक है, जब इतना पूरे यूट्यूब में, ठीक है, इतने ज़्यादा संख्या में बच्चे अप्रिशिएट कर रहे थे, तब आप लोग कोई कमेंट नहीं किए। कोई एक किसी ने नहीं सोचा कि चलो कमेंट कर दें, पेड क्लास है या ग्रुप में कर दें, कहीं कर दें। एक क्लास 2 क्लास पढ़ाई, उसमें से कुछ लोगों को दिक्कत होने लगी और उसी क्लास को कुछ लोगों ने डिमांड की कि सर आप ऐसे ही पढ़ाई करिए। इससे जो है एज इट इज़ मटेरियल सर्कुलेट नहीं होगा और वो लोग नोट्स भी बना रहे हैं और उनको याद भी हो रहा है। करने वाले सब कर रहे हैं, ना करने वाले 50 तरीके के बहाना बता रहे हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी को बता नहीं रहा हूँ। बस ये बता रहा हूँ कि जितना बेस्ट पॉसिबल होगा मिलेगा, जितना बेस्ट पॉसिबल होगा वो पढ़ाया जाएगा। बेस्ट चीज़, सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ खींचनी है, तब जाके कोर्स आप कंप्लीट कर पाएंगे। वरना आपके पास पूरी मार्केट पड़ी है, पूरी बुक्स का भंडार लगा हुआ है। आप आराम से एक एक टॉपिक पे लिखिए, बैठ के कंप्लीट करिए, उसके 4-4 पेज इंट्रोडक्शन याद कीजिए, आप करते रहिए, ठीक। क्लियर करना है तो जल्दी से फिनिश करना होगा। वो लोग के लिए खासकर बैच स्टार्ट किया गया है जो लोग एकदम डर रहे थे या जिनके मेंस में कुछ फैक्ट की दिक्कत है कि एक जगह उनको संकलन जो है सब सारा एक जगह मिल जाए, ठीक है। 5 मिनट सिर्फ ये बताने में गया। अब आई होप कि दोबारा ये सब चीज़ें आप लोग नहीं कहेंगे। पीडीएफ आई है, पीडीएफ के अलावा भी चीज़ें जो समझाने वाली होंगी वो समझाएंगे। एक एक चीज़ लिखी नहीं जा सकती, एक एक चीज़ बताई नहीं जा सकती है। सारे टॉपिक इंटरकनेक्ट करके बताए जाएंगे। अब जैसे इसमें कोई पॉलिसी के बारे में मुझको बताना है, तो क्या मैं एक एक चीज़ उसके बारे में आपको लिख के थोड़ी आपको मिल जाएगी। तो जो प्रीवियस क्लास में आपको कराए गए, अगर वो चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप खुद ही कर पाएंगे।
अब यूपी के बजट में सरकार की योजना है, समझ लिए जैसे कि राष्ट्र कृषि विकास योजना, ठीक। तो अब आपको ये पता चल गई, ये आप प्रीवियस क्लास में जाएंगे रटवा दिया गया है। अब आप रटेंगे, समझ जाएंगे, दिमाग में सेट कर लेंगे, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बार बार वही चीज़ें बताई जाएँ। बार बार लिखेंगे तो आपके साथ हमारा टाइम वेस्ट होगा। और भी चीज़ें हैं, और भी इनिशिएटिव, उनको भी कवर कराना है फटाफट, 15 दिन के अंदर निपटा देना है। एटलीस्ट वहाँ पर आपको पूरे फुल मार्क्स नहीं स्कोर करने हैं, वहाँ पर आपको बेस्ट लिखना है उतने कम समय में। इस चीज़ को समझिए, ठीक है, वरना मार्केट पड़ा है, आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। टॉपिक नंबर 8, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की इसमें बात की जाएगी। तो अब इसमें आप ये सोचिए कि हम कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की पूरी एक एक लाइन आपको लिख के दें, तो आप ये सोचिए क्या ये है, वर्थ है ये चीज़, इसका कोई यूज़ है क्या? आप खुद सोचिए। इसके पहले आपको टॉपिक 11 करा दिया गया था, ठीक। अब आप समझिए, टॉपिक 11 इसके पहले हमने आपको कराया था, आई थिंक एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी नाम का टॉपिक था। उसके पॉइंट्स भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम वो पुराने पॉइंट्स तो आपके सामने लिख के पूरे ले नहीं आएंगे। उसमें हमने आपको क्या क्या बताया था, उसमें आपको हम लोग ने बताया था एग्रीकल्चरल क्लाइमेट्स के बारे में, 9 जो क्लाइमेटिक जोन्स थे उनके बारे में बताया गया था, ठीक है। डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया था कि डाइवर्सिटी आखिर रिक्वायर्ड क्यों है, कि भैया जो ये धान गेहूँ वेट चावल से हट कर भी बहुत कुछ है करने को, ठीक है, और बहुत कुछ उनका योगदान है जिसमें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉप्स, हमको डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स की तरफ बढ़ना होगा, तो वो सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके आप इंटीग्रेट कीजिए पुरानी क्लास नई क्लास लाने के पीछे लॉजिक यही है कि कभी टॉपिक 8 आ रहा है तो 8 के साथ टॉपिक 11 आ रहा है, चाहे 8 के साथ 9 दे दें, तुरंत 10 दे दें, लेकिन 8 देखें एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसके पहले 11 आया था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, दोनों को इंटरलिंक कर दिया गया है बस। तो आज का टॉपिक क्या है, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन का सीधा मतलब है जब आप कोई चीज़ बेचने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा क्या, कॉमर्शियलाइजेशन, ठीक है। अब कॉमर्शियलाइजेशन के लिए आपने बेसिक चीज़ें बता दी, प्लेटफॉर्म बता दी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ई कॉमर्स, आप देखिए आजकल वेबसाइट्स में आप कॉमर्शियलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, चीज़ें बेच रहे हैं, बिग बास्केट वगैरह हो गया, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में क्या है, कॉमर्शियलाइजेशन चीज़ें हो रही हैं। एग्रीकल्चर फार्म से जो चीज़ें मार्केट तक कंज्यूमर तक लाने का जो ज़रिया है, ई कॉमर्स ज़रिया बनता चला जा रहा है, और कॉमर्शियलाइजेशन इस तरीके से किया जा रहा है। कॉमर्शियलाइजेशन करने के लिए क्या है, किसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, कॉमर्शियलाइजेशन करने के लिए आपको अच्छे खासे लैंड की आवश्यकता है, और अगर हमको पता है कि 90% तक हमारे जो स्मॉल और मीडियम लैंड होल्डिंग वाले हैं ये एक बड़े चैलेंज बने हुए हैं, तो इनके लिए क्या कर सकते हैं, इसी के लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स आई है, कि अगर डाइवर्सिटी होगी क्रॉप्स में तो ये छोटी भूमि वाले जो सीमांत किसान हैं ये सब भी जो है क्या कर सकेंगे, कॉमर्शियलाइजेशन कम एरिया में कैश क्रॉप्स और अलग विभिन्न प्रकार की क्रॉप्स का जो है पैदावार करके इनकम जो है जनरेट कर सकेंगे। ना कि इनकी मूवमेंट, ना कि इनकी सोच सिर्फ राइस वीट तक सीमित रहनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें, देखिए मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम, ठीक है, मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम, ये कीवर्ड है, ये आपको याद होना चाहिए। अब हमने आपको बता दिया, अब आपको इसको लिखना है एग्रीकल्चर में, कैसे लिखेंगे कहाँ लिखेंगे इतना आपके पास सेंस होना चाहिए। मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे, एग्रीकल्चर का कोई भी टॉपिक आएगा हम जोड़ देंगे इस पर, ठीक है। अभी रिसेंट न्यूज़ है कि कल कल की है फैक्ट जो है कि एग्रीकल्चर का क्या है, जीडीपी में 18% एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आ चुका है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कितना है कंट्रीब्यूशन, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 17% है, ठीक है। और फैक्ट आपको बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा, अब ये चीज़ें, आप हर एक चीज़ आपको लिखाई नहीं जा सकती है ना, अब आप उसको लिख लीजिएगा। और जो इंडिया है, ठीक, इसका पार्टिसिपेशन जो है ये आपको खुद पता होगी अगर आप थोड़ी भी इधर उधर एक्टिव होंगे, न्यूज़ मैगजीन्स देखते हो, इंडिया का पार्टिसिपेशन जो है किसमें, ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में कितना है, 7.5% है इंडिया का कंट्रीब्यूशन, 7.5%, ठीक। जीडीपी में 18% है एग्रीकल्चर सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कितना है, 17%, ठीक। ये हमने आपको बताया कॉमर्शियलाइजेशन के बारे में कैसे किया जा सकता है। भैया कैश क्रॉप्स जो है हमारी, कैश क्रॉप से हम क्या कर सकते हैं, कॉमर्शियलाइजेशन को हम करेंगे, ठीक है। जूट हो गई, शुगर केन हो गया, ठीक, शुगर केन जूट वगैरह क्या है हम लोग कैश क्रॉप में गिनेंगे, और कैश क्रॉप से हम लोग प्रायोरिटी, इसको प्रायोरिटी देंगे, इसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमको इनकम अच्छी मिलेगी,
समस्या वही स्मॉल और मीडियम वाले जो हैं सीमांत किसान की संख्या बहुत ज़्यादा है। वो सिर्फ क्या करते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। कीवर्ड है सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब सिर्फ अपने और अपने परिवार की पेट पूजा के लिए जितना वो पैदावार कर पाते हैं उसको कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो हम लोग क्या करेंगे कॉमर्शियलाइजेशन में, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, कैश क्रॉप्स करेंगे। जो प्लांटेशन अलग से चीज़ करेंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखिए किसी के यहाँ जैक फ्रूट, कटहल जो होता है, इसकी जो है बड़ी मात्रा में क्या होती है, बागवानी होती है ना। आंवले की होती है, आम की होती है। अब आम है तो आपने लिखा, और हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे, प्रतापगढ़ में आई थिंक, ठीक। तो प्रतापगढ़ एरिया जैसे हो गया, तो आपने दिखा थी गुआवा भी शायद प्रतापगढ़ ही है, ठीक। तो शायद नहीं, कन्फर्म है। तो आपने जो है ये दिखा दिया कि प्लांटेशन जो है, मतलब बागवानी जैसे जो चीज़ें हैं वो सब क्या हैं, वो भी एक कॉमर्शलाइजेशन का जरिया है। इसमें क्या, आपने आम की बागवानी की और बेच दिया, ठीक है। ग्रेन्स तो सबको पता है, ठीक है। जो किया जाता है गेहूँ चावल, इन सबको क्या करते हैं, बड़े मात्रा पे पैदावार होती है, मार्केट में ले जाते हैं, बेचते हैं। और एक फैक्ट आपको और लिख लेना है, वो है स्टोरेज को लेके, ठीक। आप लिख लीजिएगा अलग से, ठीक। आपको बता दें कि पूरे इंडिया में, ठीक, सिर्फ 47% ग्रेन्स, कौन, फूड ग्रेन्स की स्टोरेज की व्यवस्था है ओनली। यानी सोचिए 53% अभी भी ऐसे हैं खाद्यान्न, फूड ग्रेन्स, जिनको स्टोरेज की व्यवस्था ही नहीं है। तो ये क्या है, ये एक फूड सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। फूड सिक्योरिटी के लिए क्या है, ये थ्रेट है, ठीक। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जीडीपी में कितना है, जीडीपी में आपका 18% का रोल है। वर्ल्ड में देखा जाए इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में 17% का, 7.5% का रोल है, ठीक। स्टोरेज की अगर बात की जाए फूड ग्रेन्स की, तो सिर्फ 47% फूड ग्रेन्स की स्टोरेज की व्यवस्था है, ठीक। ये सब फैक्ट्स हैं, आप इसको लिखेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। ये हमने बता दिया आपको पूरा कॉमर्शियलाइजेशन के बारे में, ठीक। इसमें मिलेट्स की भी देखिए जोर डाला जा रहा है, मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम देख रहे हैं आप, इसमें आपको जोर जो दिया जा रहा है, मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम पर भी जोर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ देखिए अब आपको और चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि कॉमर्शलाइजेशन और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्रैश क्रॉप से थ्रू किया, ग्रेन्स कर रहे हैं, मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम के जरिए देखिए हम लोग मिलेट्स को कर रहे हैं, ज्वार बाजरा वगैरह हो गया। एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं। आप आजकल देख रहे होंगे, अब ट्रेंड चल रहा है, तालाब है, तालाब के पास क्या है, मुर्गे का फार्म भी खोले हैं, तो वहाँ मछली भी कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म खोल के वहाँ अंडे और मुर्गे का भी कर रहे हैं, ठीक है। और दो तरीके से इंटीग्रेट करके, दोनों को मिक्स करके क्या कर रहे हैं, मार्केट में ले जा रहे हैं। तो कम जगह पे ज़्यादा चीज़ करके ये कॉमर्शियलाइजेशन का पूरा जरिया हो चुका है। मतलब देखिए, फिशिंग कर रहे हैं तालाब पॉन्ड में, प्लस वहीं पे पोल्ट्री फार्म है बगल में, ठीक। और वहीं पे उनका गेहूँ या राइस की, धान और गेहूँ की खेत भी है, उसी खेत में तीनों चीज़ें कर रहे हैं अपना, ठीक है। ये क्या हो गया, इंटीग्रेटेड हो गई। तो ये चीज़ ग्रेन्स, मिलेट्स, ये सारे आपको नोट कर लेने हैं। कॉमर्शियलाइजेशन में एरो बना के आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं, कैसे करना है आपको बता ही रखे हैं, ठीक। अब यूपी के, अब देखिए क्या है, फैक्ट क्या है कि यूपी की रैंक 1 है कंट्री में, किस मामले में, फूड ग्रेन के मामले में। ये तो अच्छी चीज़ है। और चैलेंज क्या है कि पूरे भारत में सिर्फ 47% फूड ग्रेन को रखने और स्टोर करने की व्यवस्था है। ये आप मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में इसको लिख सकते हैं। अच्छा, नीड क्या है कॉमर्शियलाइजेशन की, सिंपल टू द पॉइंट बात करेंगे, इस टॉपिक में ज़्यादा घुमाना नहीं है, एग्रीकल्चर का टॉपिक है। प्रीवियस 2 टॉपिक एग्रीकल्चर के, ये टॉपिक एग्रीकल्चर का 3 टॉपिक, इसके अलावा और भी फैक्ट्स डेटा मिलेंगे। वो सारे मिलने के बाद आपके पास करीब 2 से 3 पेज में सिर्फ फैक्ट्स और डेटा से भरे होंगे एग्रीकल्चर के बारे में, जो सारे डायमेंशंस कवर हो चुके होंगे। जो भी पूछेगा उसको आपको उसमें सेट करके लिख देना है। नीड क्या ज़रूरत हो सकती है, सबसे ज़्यादा भाई प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट में होगा। किसी गांव में अगर ये चीज़ होगी, जो सीमांत किसान है, जब उनके पास कॉमर्शियलाइजेशन का प्रोसेस होगा, उनको नई टेक्नोलॉजी सब चीज़ें पता होंगी, जब कॉमर्शियलाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात उनका विकास होगा, तो ग्रामीण परिवेश का भी विकास होगा। क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बढ़ेंगी, उनको नई चीज़ों को पता चलेगा कि भाई इनसे क्या है, हम लोग को ये भी ग्रो करना है, ये भी ग्रो करना है। इसके साथ इनको अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन जो भारत सरकार कर रही है, अलग अलग जो बजट में प्रावधान है उसके थ्रू क्या है। अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि 32 क्रॉप्स की जो हैं भारत में करीब 106 करीब जो है हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है बजट में,
ठीक है। तो ये सब क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपकी क्वालिटी में इजाफा करने के लिए सारी चीज़ें हैं, भारत सरकार जिसमें लगी हुई है। ठीक है। इसमें क्या, देखिए आपकी जाहिर सी बात है, कॉमर्शियल है तो आप अच्छा पैदावार करेंगे, संख्या बढ़ेगी, आप जाके उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, आपको देखिए डेटा मिला था राइस और वीट में। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। और देखिए फार्मर की इनकम बढ़ेगी बढ़ेगी, इकोलॉजिकल बैलेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कहीं भी पेड़ लगेंगे, क्रॉप्स लगेगी। ठीक है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस बढ़ना ही बढ़ना है, फूड सिक्योरिटी बढ़नी ही बढ़नी है भाई, जाहिर सी बात है। इनकम बढ़ेगी, स्रोत बढ़ेंगे, एक हम कई मल्टी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, कैश क्रॉप्स से ग्रो कर रहे हैं, ट्रेडिशनल क्रॉप्स से ग्रो कर रहे हैं। एक क्रॉप फेल होगी, हम दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगे, तो फूड सिक्योरिटी हमारी बढ़ गई। इकोनॉमी में ऑलरेडी है फ़र्क है, आएगा। स्टेट की जीडीपी बढ़ाएंगे तो स्टेट की जीडीपी जो है नेशनल जीडीपी में बड़ा ग्रोथ करेगा। ठीक है। प्रॉफिट जनरेट करेगा, स्मॉल और मार्जिनल जो लैंड होल्डिंग वाले लोग हैं उनके लिए प्रॉफिट जनरेट करेगा। ठीक, आपको बता ही दिया गया कि सबसे बड़े चैलेंज क्या है, स्मॉल और मीडियम जो लैंड होल्डिंग वाले हैं। तो क्या होगा कि इनको, इनके पास अब ज़मीन एकदम लेस देन 2 हेक्टेयर है। अब इनको पता है एवरेज जो इंडिया की निकली है, आपको ये भी फैक्ट नोट करना, 0.76 हेक्टेयर, ये है एवरेज इंडिया में। ठीक, जो लोगों के पास एवरेज है। तो अब इसमें क्या है, स्मॉल और मार्जिनल हैं, इनको कैश क्रॉप्स के बारे में पता होगा, इनको मिलेट्स प्रोग्राम के बारे में पता होगा। ठीक है। इनको ये पता चलेगा कि इस चीज़ की ये ज़्यादा वैल्यू है, धान फेल हो सकता है, गेहूँ फेल हो सकता है, राइस वीट वगैरह, तो हम इस पर भी डिपेंड हो सकते हैं। अलग अलग एरिया, अपने यूपी में देखिए अलग अलग एरिया है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो अलग अलग ज़रूरी नहीं ना कि यहाँ पर जो हमारा, अब जैसे शुगर केन है, ये मान लीजिए यूपी का मैप है आपका। ठीक, अब मान लीजिए शुगर केन है तो आपके तराई बेल्ट में अच्छा हो रहा है। ठीक है। शामली वगैरह में अच्छा हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं ना कि बुंदेलखंड में अच्छा हो, है ना, यहाँ पे तो पानी की दिक्कत है। तो अब अगर आपको ये पता होगा तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ मिलेट्स पे चले जाएंगे, मिलेट्स को ग्रो करेंगे। भाई क्यों हम सिर्फ जो है राइस और वीट पे दौड़ें, यही दिक्कत है, यही है डाइवर्सिफिकेशन का मेन चैलेंज, और यही है डाइवर्सिफिकेशन को लेकर सरकार की नीयत, कि लोगों का अवेयरनेस कराना कि सिर्फ गेहूँ चावल नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है। ये हो गई बात, आपको ये सारा नीड ऑफ कमर्शियलाइजेशन बता दिया गया है, बेसिक्स है चीज़ है। अब इसमें आप कह दो कि एक एक चीज़ हमने बताया नहीं, ये चीज़ हम आपको इस पर ना दे के अभी पढ़ाने लगते तो आप कहते कि ये हमने दिया नहीं। अरे कॉमन सेंस लगाइए कि चीज़ आपको बताना नहीं है, इस चीज़ एकदम फैक्ट है। कहीं भी पेड़ आप लगा रहे हो, खेती किसानी बागवानी की बात आएगी तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होगा, स्पेसीज़ जो है वहाँ पर उनके लिए प्रोटेक्शन क्रिएट करोगे। ठीक है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक स्टेप जनरेट उनको दे ही रहे हो, प्रॉफिट जनरेट करोगे ही करोगे। ठीक है। विकास करोगे ही करोगे, ग्रामीण क्षेत्र का फूड सिक्योरिटी होगी ही होगी। ठीक है। फार्मर की इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, एक्सपोर्ट होगा, जीडीपी स्टेट की, नेशनल की जीडीपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये सब जाहिर सी चीज़ें हैं, सब में सेम रहेंगी, ये आपको लिखना जान लेना है। इस वजह से आपको एक एक चीज़ हाथ पकड़ के नहीं लिखाई जा सकती है, थोड़ा सा दिमाग खोलिए, पीसीएस का एग्ज़ाम आप देने वाले हैं। ठीक है। कोई वनडे एग्ज़ाम नहीं है ये। ठीक, अच्छा अब चैलेंजेस क्या आते हैं, सिंपल सा फैक्ट है, अब आप खुद सोचिए चैलेंजेस भाई क्या क्या हो सकते हैं। अगर हमने ये आपको ना बताया हो, ठीक है, ये मान लिया हमने आपको नहीं बताया, ठीक, तो क्या चैलेंज हो, क्या आपको ये नहीं पता कि चैलेंजेस क्या आएंगे। भैया हमारे पास स्मॉल, अब हम जो उसमें पढ़े हमको पता है स्मॉल और मार्जिनल वाले लोग ज़्यादा हैं, यही हमारे सबसे बड़ा चैलेंज है। लैक ऑफ अवेयरनेस, नॉलेज और अवेयरनेस का हमारे पास चैलेंज है। इनको जानकारी नहीं है, ग्रामीण परिवेश तक जो है, ग्रास रूट तक इस सरकार की स्कीम नहीं पहुंच पा रही, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। हाँ, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये हमारे लिए चैलेंज है। रिस्क लेने की क्षमता ही नहीं है, लोग डर रहे हैं, भैया गेहूँ हमको इतना ही मिल रहा, हमारा जीवन यापन चल रहा, हम इसी में खुश हैं, हम क्यों मिलेट्स की तरफ जाएँ। रिस्क लेना ही नहीं चाह रहा आदमी, गाँव का किसान, गरीब मजदूर, इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है, ये चैलेंज है। स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, ये चैलेंज है। ठीक, मशीन भाई, मशीन से भागता है वो, मैकेनाइजेशन है ही नहीं। ठीक, सरकार अब तो सीएससी वगैरह सेंटर वगैरह जनरेट करेगी कि आप जाके वहाँ किराए पे ला सकते हो मशीन, और उस सीएससी से किराए पे मशीन ला करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट इंस्टेड ऑफ दिस ऑल्सो फार्मर इज़ नॉट एबल टू यूटिलाइज ऑल दिस फैसिलिटीज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, दोनों से मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण से दूर है, अज्ञान है, वो लिए फरुआ और लिए अपना वो देसी, उसी से ट्रेडिशनल टूल्स, कीवर्ड है ये ट्रेडिशनल टूल्स, ऐसे फर्जी में नहीं बता रहा हूँ, ट्रेडिशनल टूल से ही वो पूरी तरीके से निर्भर है, उसी पे वो कर रहा है। ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे तो मैं पूरा, आपको समझ लीजिए पूरी एक अलग से क्लास लूँगा, पक्का क्वेश्चन आपको मिलेगा इससे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज की समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या। ठीक है। अब आप देखिए कि सरकार ने जो 5-6 हाईवे, जो स्टेट हाईवे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हाईवे क्या है, पार्ट ऑफ इंफ्रा है।
ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा, चीप होगा, तो हमें फार्मर की इनकम इससे भी इनडायरेक्टली बढ़ेगी, वो मार्केट तक पहुंचाने में सफल होगा अपनी चीज़ें। तो ये एक बड़ी समस्या है भाई, सिर्फ हाईवे से कुछ नहीं होता, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। स्टोरेज की समस्या है, पूरे भारत में सिर्फ 47% चीज़ें रखने की समस्या है, 47% रख सकते हैं, बाकी रखने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये सब चैलेंज है ना, ठीक है। अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक, कोई हिसाब ही नहीं है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास यहाँ पे, किसी के पास यहाँ पे, किसी के पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब चैलेंजेस हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बता दिया गया है, वेयर हाउस की समस्या, स्टोरेज की समस्या आपको बता दी गई है, अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा आपको बता ही दिया गया है, पुअर कंडीशन फार्मर, रिस्क टेकिंग, स्मॉल मार्जिनल, लैक ऑफ मर्जनाइजेशन, अंडर डेवलपमेंट फूड, सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, ठीक। अब आपको नीड भी पता चल गया है, कॉमर्शलाइजेशन भी पता चल गया है, ठीक, सरकार की वाली स्कीम भी पता चल गई है आपको, नीड भी पता चल गया है आपको चैलेंजेस भी पता चल गए हैं, ठीक। अभी तक आपको यहाँ से कोई समस्या दिक्कत नहीं आ रही है ना। अब आप उसमें ये भी बता सकते हैं इसके बाद कि अगर कोई जैसे बात आ जाती है, इससे लोग परेशान हो, आप लोग होने लगते हैं, तो उसको उसमें बता दें आप। इसमें नॉर्मल बेसिक चीज़ ऐसे ही बता सकते हैं कि, ठीक है, आप ये भी आपको 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में बता दिया था पुरानी क्लास में। आप ये भी बता सकते हैं कि भाई साहब हमारे प्रदेश में 9 एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन्स हैं, सारे आपको प्रीवियस क्लास में आपको लिखा दिए गए थे, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न है, ईस्टर्न है, ये विंध्या हो गया, और इसके बाद ये सेंट्रल हो गया, ये आपका वेस्टर्न हो गया, ये आपका सेंट्रल वेस्टर्न हो गया, और ये आपका सेमी एरिड वाला हो गया, ये आपका बुंदेलखंड वाला हो गया, ये आपका विंध्या वाला हो गया, ठीक। प्रीवियस क्लास में आप जाएंगे, अब इसके लिए मत रोने लगिएगा कि इसका डायग्राम नहीं दिया आपको, आप प्रीवियस क्लास में जाएंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आपने ये डायग्राम बता दिया कि हमारे पास इतने क्लाइमेटिक जोन्स हैं, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम खेती कर सकते हैं, क्रॉप की डाइवर्सिटी को ला सकते हैं। सिंपल सी बेसिक इतनी सी चीज़ है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि इतनी इतनी चीज़ें आपको बता दी गई। अब आपको लिंक भी करते रहना ना पुरानी चीज़ों से, सिर्फ नई चीज़ पे नहीं आपको डिपेंड रहना है, सिर्फ आप नई नई चीज़ पे डिपेंड हो गए, पुरानी चीज़ पे आप वही नहीं कर रहे हो, है ना। तो आपको बराबर चीज़ों से भी लगे रहना है, पुरानी चीज़ जो आप क्लास बताई जाएंगी आप उस पर भी डिपेंड होते रहना है, ठीक है। और इसके पहले आपको देखिए ऑलरेडी बताया जा चुका था, क्योंकि सब इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं, आप एक दूसरे से लिंक करेंगे उसको, कुछ नया नहीं उसमें करना है। यूपी के एफर्ट के बारे में आपको कई बता दिया गया था कि यूपी के जो एफर्ट है, सरकार की जो नीति है, उसमें आपको अभी 3 बजट में 3 स्कीमें दी गई थी, आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टेट की एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम, आप इसके बारे में लिखिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे काम हो रहा है, आप इस पर लिखिए। पेस्ट सर्विलांस पे काम हो रहा है, प्रीवियस क्लास में पूरा आपको कराया गया पेस्ट सर्विलांस पे, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। आप इसमें लिखिए खेत सुरक्षा योजना के बारे में, ठीक है, खेत सुरक्षा योजना जो सरकार लाई ना, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ठीक है, ये आपको पता चल गया। और नेचुरल फार्मिंग पर जोर दे रही है, नेचुरल फार्मिंग पर इस बार बजट में भी देखिए प्रावधान है कि अच्छा खासा अमाउंट जो है नेचुरल फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग और पैसे को जनरेट किया गया है, ये चीज़ आपने लिख दिया, ठीक है। अब आपको ये भी पता है, इतनी चीज़ें आपको फैक्ट तो रोज़ की क्लास में रटवा दिया गया है, ठीक। अब आपको ये भी पता है कि एग्रीकल्चर का जो टारगेट है वो हमारे कितना रखा गया, 5.1% रखा गया है। इसको अचीव करने के लिए क्या ज़रूरत है, इसके अचीव करने के लिए सब भारत की जो राज्य और भारत सरकार की जो स्कीमें हैं, खासकर ये जो राज्य सरकार की स्कीमें हैं, ये रूरल एरियाज़ तक पहुँचें, ग्रास रूट लेवल तक पहुँचें, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए कुसुम योजना भी आप लिख सकते हैं, केंद्रीय है लेकिन इसमें क्या है, राज्य भी इससे रिलेटेड है, पीएम कुसुम योजना C1 C2 वाली, ठीक, आप ये भी लिखेंगे, प्रीवियस क्लास में भी आपको कराया गया है, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या एक चीज़ और बताया गया था, किसके बारे में बताया गया था आपको, नेचुरल खेत किसानी के बारे में, है ना, नेचुरल फार्मिंग के बारे में। नेचुरल फार्मिंग के बारे में मैप में आपको बताया गया था। अब आप कहीं एक एक चीज़ लाइन लिखें तो एक एक लाइन लिखने का समय आपके पास भी नहीं है वहाँ पे, और मेरे पास भी नहीं है, ठीक। जब हम आपके साथ ड्रॉ कर सकते हैं तो आप भी तो ड्रॉ कर सकते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि आप ड्रॉ नहीं कर सकते। ये देखिए आपके साथ ही बना रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि अलग से बना रहे हैं, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग के बारे में आपको क्या बता दिया गया था कि नेचुरल फार्मिंग के बारे में आपको ये सीधी चीज़ बता दी गई थी कि एक 49 ज़िले पे और एक बुंदेलखंड के 7 ज़िलों पे क्या हो रहा है, हमारी नेचुरल फार्मिंग हो रही है। आपने दिखा दी बुंदेलखंड के 7 ज़िले,
यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग हो रही है, क्योंकि इसका बजट में भी प्रावधान आया है आपकी बार कि बजट में जो आपकी फार्मिंग हो रही है आपकी नेचुरल वाली, उसमें सरकार ने पैसे अलॉट किए हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स भी। इसके बाद ये सब एरिया है, आपने बस मैप मैसेज करके दिखा देना है। सहारनपुर शामली वाला, थोड़ा सा इधर मथुरा आगरा वाला एरिया आपने दिखा दिया, ठीक। ये 7 ज़िले आपने दिखा दिए, और ये थोड़ा सा एरिया असेस करके आपने दिखा दी। ये है नेचुरल हमारे, और थोड़ा सा ये यहाँ पर सोनभद्र के साइड, ये हमारे नेचुरल एरिया, नेचुरल फार्मिंग है। और अब आपने सोचिए इसको मैप में दिखा, अब ये थोड़ी कि आपको एक एक चीज़ लिखना है, एक्सप्लेन का इतना टाइम आपके पास नहीं है। आप डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, आप सारे पॉइंट ऐसे लिखते चले जाएंगे जैसे मैंने ऊपर से बताया है कि डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, ठीक है, भारत सरकार उसके लिए क्या कर रही है, ठीक। अब आपको इतनी चीज़ें लिखनी ही लिखनी, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको। तो ये चीज़ हो गई, ठीक। अब जैसे कि अब क्रॉप्स के बारे में कुछ आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, याद करने के देखिए आपको नीड नहीं है, सिंपल आपको बस क्रॉप के बारे में बेसिक पता हो, और उसके बारे में बेसिक चीज़ें आपको जो जो पता हो, क्योंकि क्रॉप्स के बारे में आएगा तो आप उनको डाइवर्सिटी के अंदर आप लिख सकते हैं। अब जैसे आपने लिख दिया शुगर केन, ठीक, इसको आपने दिखा दिया कि तराई क्षेत्र जो है वहाँ पर इसकी, और दोआब क्षेत्र जो है गंगा यमुना का, यहाँ पर इनकी पैदावार है अच्छी, ठीक है। शामली में अच्छा खासा इसका पैदावार देखने को मिलता है शामली ज़िले में, ठीक है। ये आपने दिखा दिया है ना, आपने मैप ऐसे बना दिया, ठीक। आपने ये मैप बनाया और मैप में आपने ऐसे दिखा दिया फटाक से, ये तराई क्षेत्र आपका, ये आपका शामली तक वाला क्षेत्र, और थोड़ा सा वेस्टर्न का पार्ट, ठीक। ये आपका क्या हो गया, ये आपका शुगर केन के लिए हो गया, ठीक। आपने नॉर्मल इसमें एक चीज़ और ऐसे बस एरो बना के लिख दी कि भैया इसमें 22 से 25 डिग्री तापमान तक क्या होता है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ठीक। और बाकी क्या है 75 से 95 क्या है रेनफॉल लगती है, सिंपल हो गया। शुगर केन मैप में दिखा दिया, क्षेत्र बता दिए कहाँ पे होते हैं, तापमान बता दिया, रेनफॉल बता दिया आपने, ठीक है। ऐसे आपको करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, और अगर आपने पढ़ा होगा तो हमने आपको पहले भी इसके प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया कि 84 मीट्रिक टन्स पर हेक्टेयर की ग्रोथ आपकी निकल के आई है, जो कि पहले 74 मीट्रिक टन्स पर हेक्टेयर थी। इस बार अब इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और यूपी जो है रैंक 1 हो चुका है आपका शुगर केन में, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए, ये सब वेबसाइट और गवर्नमेंट सब उसके फैक्ट्स हैं। ये आपने शुगर केन के बारे में बता दिया। आप बेसिकली राइस के बारे में बता दीजिए कि राइस में भैया देखिए वाटर ज़्यादा लगता है, 110 से 120 सेंटीमीटर तक रेनफॉल लगती है। फिर आपने सीधा ऐसे मैप बना दिया, ठीक है। सॉरी, आपने फिर ऐसा मैप बना दिया, ठीक। अब इसमें हमने क्या दिखा दिया, राइस में वर्षा कहाँ ज़्यादा होती है, इस पोर्शन में रेनी, ईस्टर्न में ज़्यादा रेन होती है, तो एक तो यहाँ हमने दिखा दिया राइस, यहाँ राइस की पैदावार है। इसमें क्या है, ये शुगर केन वाली बेल्ट थी, बाकी हर जगह हम राइस का लिख सकते हैं। और कहाँ पे नहीं लिखेंगे, सब पूरा लिख दीजिए। एक चीज़ ध्यान रखना है, बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है आपको नहीं दिखाना, तो बुंदेलखंड में आप नहीं दिखाए, ब्लैंक कर दी, बाकी आप हर जगह राइस दिखा दीजिए, यहाँ पे ज़्यादा दिखा दीजिए, ठीक है। समझ रहे चीज़ को, मतलब कि आपने ईस्टर्न जोन पे दिखा दिया कि भैया यहाँ पे राइस होता है, बाकी हर जगह होता है, और आपने ये पोर्शन बुंदेलखंड वाला जो एरिया इसको छोड़ दिया, ठीक है। ये सब राइस आपने दिखा दी है, बाकी जगह हम लोग पैदावार इसकी करते हैं, आपने हर जगह दिखा दिया, बस बुंदेलखंड छोड़ दीजिएगा, अपने आप इसको अच्छा बना लीजिएगा। अब ये मत उम्मीद कीजिएगा कि इसको हम अच्छा बना के दें आपको तुरंत, ठीक है। राइस के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं कॉटन की, ठीक। तो कॉटन आपको बस एक ट्रिक याद कर लेनी है, एम माँ ये याद कर लीजिए ट्रिक, MAAH, ठीक। एम से क्या हो गया आपका, हो गया मथुरा, ए से आगरा, ए से अलीगढ़, और एच से हाथरस। बस मैप बनाइए फटाक से, ये सारी लोकेशंस इसमें ऐसे पिन पॉइंट करके आप दिखा दीजिए, फुर्सत पाइए, कॉटन आपका हो गया। डाइवर्सिटी आप बस दिखा रहे हैं, ठीक है। और अब जैसे मिलेट्स के बारे में, तो मिलेट्स के
बारे में आपको जिले दिखा दिए जो मेन है, जैसे कि इसमें आपने दिखा दिया मथुरा यहाँ भी होता है, आगरा में भी हो रहा है, ठीक है, एटा में हो रहा है और अलीगढ़ में हो रहा है। तो ये सब आपने मैप में दिखा दिए मिलेट्स के, और इसमें आपने मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम के बारे में एक बार फिर चर्चा कर दी, ठीक है। आपका ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं लगभग क्रॉप्स की, ठीक है। यहाँ पे आपका क्रॉप्स का लगभग सीन पूरा कंप्लीट है। अभी इस प्लेसेस बता दी, इसको आप मैप में शो कर लीजिएगा, ठीक। अब जो गवर्नमेंट वाला सीन था कि अब हमारी इसमें जो है यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक। तो यूपी गवर्नमेंट हमारी इसमें क्या कर रही है, यूपी गवर्नमेंट, सॉरी ये यूपी गवर्नमेंट, ठीक। तो देखिए इसमें पीएम किसान निधि का भी रोल है, ये कर रही है, ठीक। स्टेट फ़ायदा ले रहा है इससे। दूसरा क्या है कि हम लोग को पता है कि स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक। लैंड होल्डिंग वाले लोग ज़्यादा हैं, तो इसके लिए क्या रास्ता हो सकता है कि हम लोग क्या करें, क्लस्टर फॉर्म कर लें, छोटे छोटे लोग मिल के, छोटे छोटे कर मिल के क्लस्टर फॉर्म कर लें और बढ़ाऊ बना के खेती कर सकते हैं, ठीक। जिसे बोलते हैं हम क्या, को फार्मिंग। को फार्मिंग के लिए क्या कर रही है यूपी गवर्नमेंट, बढ़ावा दे रही है, ठीक। किसान मान धन योजना के बारे में आप लिख सकते हैं, ये देखिए ये आपका सारा लिखा हुआ है, ठीक। मान धन योजना, मान धन योजना के बारे में आप लिख बताएंगे, किसान निधि के बारे में आप बताएंगे, ये देखिए क्लस्टर को फार्मिंग के बारे में आप बताएंगे, बढ़ावा दे रही है। फूड प्रोसेसिंग की पूरी पॉलिसी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दी है 2023 वाली, ठीक है। एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी लेटेस्ट 2019 की दे दी है, सब तो दे रही है इसी से रिलेटेड, इसी के लिए तो आप सब लिख सकते हैं। बजट की 3 योजनाएं आप लिख सकते हैं, स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूपी एग्रीज स्कीम और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के बारे में आप लिखेंगे। प्रमोशन कैसे मिक्स्ड फार्मिंग को कर रही है, प्रमोशन नेचुरल फार्मिंग की कर रही है, मिक्स्ड फार्मिंग की कर रही है, नोट कर लीजिए, नेचुरल फार्मिंग की, मिक्स्ड फार्मिंग की, इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग की, डेयरी डेवलपमेंट की, लिखा आपने एरो बना के, बस ब्रैकेट में डाल दिए नंद बाबा डेयरी योजना मिशन, ठीक। यूपी मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग, ठीक, ये आपको क्लस्टर वाला बता ही दिया। किसान का केसीसी डिस्ट्रीब्यूशन पे कर रही है, ठीक। ये सब सारे क्या हो गए, भारत सरकार कर रही है योजनाएं। और इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सब चीज़ें बताई गई, इसके अलावा भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं। ये देखिए ये क्यों कर रही है, क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, ज़रूरत क्या है, तो आप उससे भी निकाल के पॉइंट्स लिख सकते हैं। मिलेट रिवाइवल हो गया, ये हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गई, सारी चीज़ें, ठीक। तो यहाँ पर आपका ये चीज़ टॉपिक जो है क्या होता है, कंप्लीट होता है। बेसिक चीज़ सारे फैक्ट्स आपको मिल गए हैं। बस आपको बेसिक फैक्ट और जानना है, थोड़ा सा आपको और बता देते हैं यहाँ पर, आपको आगे कहीं ना कहीं काम आएगा। फूड प्रोसेसिंग जो डेयरी है, फूड प्रोसेसिंग एंड डेयरी के लिए भी भारत सरकार काम कर रही है, वेबसाइट का डेटा है। यूपी की क्या है आपने लिख दिया, तो ये दिखाता है डाइवर्सिटी, मतलब यूपी की क्षमता। रैंक 1 हो चुका है किसमें, मिल्क में, फूड ग्रेन में, शुगर केन में, ठीक। इसके बाद आपने एक फैक्ट लगा दिया कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गया है किस चीज़ का, फ्रोजन मीट का, इन इंडिया। फूड प्रोसेसिंग में आप बस चार्ट बना के ऐसे दिखा दे रहे हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, हमारे पास 15 एग्रो फूड प्रोसेसिंग पार्क्स हैं या क्लस्टर्स हैं, ठीक है। और एफपीओज़ कितने हैं हमारे पास, 35 एफपीओज़ हैं। बस आपको ऐसे लिख देना है कि आखिर क्यों हमारे यूपी में, पूछ सकता है ना कि क्यों हम यूपी में ऐसा क्या है जो रैंक 1 इसको मिल रहा है, शुगर केन में, मिल्क में, क्यों हमको यूपी में फूड प्रोसेसिंग यूनिट को इन सब चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। तो आप उसमें इनेबलर्स में ये सब चीज़ें लिखेंगे कि हमारे पास ये क्षमता है कि अभी हम लोग रैंक 1 इसमें चल रहे हैं, ठीक। हमारे पास 35 एफपीओज़ हैं, हमारे पास 15 एग्रो जो है फूड प्रोसेसिंग पार्क्स हैं, क्लस्टर्स हैं, हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मीट के हैं, ठीक। हमारे पास ई नैम मंडी है, कितनी, 100 ई नैम मंडीज़ हैं, ठीक। ये सारी चीज़ हम लिख देंगे। और हम क्या लिखेंगे, और हम लिख देंगे कि हमारे पास अच्छा खासा फूड का प्रोडक्शन भी है,
फ्रूट का प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होता है, हम लोग उसमें क्या है, रैंक 3rd पर हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लिख देंगे। ठीक, और हम इसमें क्या लिख सकते हैं, और आपको बता देते हैं, देखिए कि 100% FDI की सुविधा उपलब्ध है, 100% FDI के बारे में। ठीक, हम इसमें ये दिखा सकते हैं कि हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। कैसी, अभी देखिए अयोध्या में बनी है, अयोध्या हो गया, सीएट्स हो गई, इलाहाबाद है ना, प्रयागराज, सीएट्स हो गई, ये हो गई। एक देखिए आपकी कुशीनगर में बन रही है महात्मा बुद्ध, ठीक, यूनिवर्सिटी, कहाँ पर, कुशीनगर में, है ना, महात्मा बुद्ध यूनिवर्सिटी बन रही कुशीनगर में। ठीक, ये आपने चीज़ लिख दी है। और हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ ये जो 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में हमने पढ़ा था, ये भी हमारे पास है। हमारे पास जो है 9 जो है क्लाइमेटिक जोन्स है, जिसके आधार पर हम खेती कर सकते हैं और हम लोग पैदावार को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। ये तब कब बता रहे हैं कि आखिर क्यों हमारे यूपी में जो है एक वो देखा जा रहा है कि यूपी के पास, हमारे पास दमखम है इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप लिख सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश, जो कि एक हमारे देश का महत्वपूर्ण राज्य है, उससे क्या हो रहा है कि हम अपने देश की जीडीपी फूड को लेकर के बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, हम अभी हमारी ये पोजीशन है कि हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, 35 FPOs हैं, 15 एग्रो पार्क्स हैं, हम रैंक 1 इसमें चल रहे हैं। हमारे पास ई नैम मंडी है 100। ठीक है, हमारे पास सरकार जो बजट अलॉट करती है उसमें स्कीम्स आती हैं स्पेशली इसके लिए। 3 स्कीम आपको जो बताई थी ऊपर जो लिखी हुई हैं, ठीक है, ये 3 स्कीम के बारे में आप लिखेंगे। ये देखिए 3 स्कीम, ये ठीक, ये है हमारे पास KCC डिस्ट्रीब्यूशन पे काम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उसमें अच्छे से मेंशन करेंगे। और दूध को बढ़ाने के लिए भी दूध का देखिए राजस्थान से फ्लक्चुएशन चल रहा था, कंपटीशन चल रहा था। नंद बाबा डेयरी मिशन का बहुत बड़ा योगदान था, यूपी इस वक्त रैंक 1 पे फिर से बरकरार है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ें हमको लिखनी है। ठीक, एक एक चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, जिस तरीके हम बता रहे हैं आपको, सारे डेटा आपको मिल गए हैं। कोई भी चीज़ इसमें फर्जी नहीं है, कोई भी चीज़ बिना डेटा फैक्ट की नहीं है, सारी चीज़ें आपको विद मैप। देखिए कॉटन आपको रटा दिया MAAH, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, इसको उठाइए मैप में देखिए, पिन पॉइंट लगा के लिख दीजिए। ये आपको बता दिया शुगर केन में पहले 74 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर था, आपकी 84 हो गया है। ठीक, शुगर केन कहाँ पे है भैया, तराई क्षेत्र में है, दोआब गंगा यमुना क्षेत्र में, ये मैप में दिखा दिया, शुगर केन दिखा दिया। तापमान 22 से 26 कर दिया, रेनफॉल 75 से 100 कर दिया, 95 100 कर दिया, ख़त्म, शुगर केन आपने दिखा दिया। ठीक है, इस तरीके आपको करना है। कॉटन दिखा दिया, राइस दिखा दिया, मिलेट्स दिखा दिया, ये आपने क्रॉप्स दिखा दिया जो यूपी के मेजर क्रॉप्स हैं। ये आपने चैलेंजेस दिखा दिए कॉमर्शलाइजेशन के लिए। यहाँ पर आपने देखिए नीड ऑफ कॉमर्शलाइजेशन दिखा दिया, क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे आपने पूरा कॉमर्शलाइजेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हम कॉमर्शलाइज कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर आपने दमखम दिखा दिया कि हमारे पास आखिर क्यों करना चाहिए, क्या हमारे पास क्षमताएँ, क्यों हम भारत को हमारे लोग के अंदर निवेश करने, इन सब चीज़ में नज़र रखने की ज़रूरत है कि यूपी के अंदर वो दमखम है। ये आपने दिखा दिए कि जो भैया इनिशिएटिव चल रहे हैं भारत उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है। ये आपने फूड प्रोसेसिंग डेयरी के बारे में हमने आपको अलग से फैक्ट दे दिए, इससे आपको पॉइंट्स पता चल जाएंगे, आप इसको इसी में इंटर रिलेटेड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्लास आपको मिलती रहेगी। ये आपकी क्लास का टॉपिक नंबर 8 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आप रिव्यू ज़रूर कीजिए। ठीक है, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा यूट्यूब पर ही। ठीक, ये पेड क्लास की क्लास है, आप इसी में कमेंट कर दीजिएगा। जब आप कमेंट करेंगे तो उससे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा करने का वो होगा। वरना क्या है कि अच्छे चीज़ में आप लोग कमेंट नहीं करोगे, सिर्फ कमियां निकालोगे, तो उसमें मज़ा नहीं आती है। ठीक है, आप लोग इस क्लास को देखिए, एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट क्लास आपको फिर आएगी, मैक्सिमम क्लास आपकी जल्दी से जल्दी 31 जुलाई तक खींच के कंप्लीट करा दी जाएगी। क्लासेस सारी लिंक कराई जा रही है, इस चीज़ को आप समझिए। टॉपिक 11 के बाद टॉपिक 8 अगर आ रहा है तो उसके पीछे एक मोटिव है, आप देखिएगा एग्रीकल्चर है, इसके पीछे फॉरेस्ट कराया गया था उसका डेटा। ठीक, आपको इसके पहले यूपी के कराया गया डाइवर्सिटी, उसका डेटा। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, उसका डेटा आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इसका डेटा आप वहाँ भी लिख सकते हैं, ये फ़ायदे हैं इसके। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिए, इसकी मेहनत को समझिए। ठीक है, थैंक यू।